सब होगा। राम राम सभी को, राम राम। ठीक है जी, तो करें शुरुआत बिल्कुल भी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। आज हम लीवर की बात करेंगे। जैसा कि आपने आज तक देखा होगा कि सर लीवर ऐसा दिखाई देता है, लीवर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जैसे मैंने हेडिंग डाली लीवर, इसको हम हिंदी में यकृत भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं। वो आपने नहीं सुना जिगर का टुकड़ा? तो वो जिगर का टुकड़ा मतलब कोई आपकी सबसे क्लोज होता है ना, हम उसको जिगर का टुकड़ा बोलते हैं। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन होता है हमारे शरीर का जिसकी सबसे ज्यादा काम होते हैं हमारी बॉडी में। सबसे ज्यादा काम हमारे शरीर में लीवर करता है। जैसे जिंदा रहने के लिए हार्ट जरूरी होता है, वैसे ही किसी इंसान को सरवाइव करने के लिए लीवर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको एक चीज पता है कि सर हम कोई भी स्टडी करने जाते हैं, कोई भी चीज पढ़ने जाते हैं तो बेसिक। सर आज बहुत खुश लग रहे हैं, मैं ऑलवेज हैप्पी रहने की कोशिश करता हूं और आप लोगों का प्यार तो मुझे खुश रखता ही है। देखो लीवर की मैं बात करने जा रहा हूं, तो लीवर की सबसे पहला बेसिक पॉइंट आता है कि सर इसकी स्टडी क्या कहलाएगी, इसका जो अध्ययन है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना, पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? हिपैटोलॉजी। आप लोग लीवर के बारे में पढ़ने जा रहे हो तो इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? हिपैटोलॉजी। ठीक है जी, हिपैट शब्द आएगा जो किससे जुड़ा। देखो अब तीन शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हुए होते हैं। ठीक है सर, तीन शब्द ऐसे मिलते हुए होते हैं। मैंने कहा स्टडी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है? हिपैटोलॉजी। ऐसे ही एक शब्द आता है हिपैटोलॉजी आता है, एक आता है हिमेटोलॉजी और एक आता है हिस्टोलॉजी। ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक ये हीम शब्द है, हीम का मतलब किससे जुड़ा होता है? रक्त। रक्त बोले तो दोस्तों ब्लड, ब्लड से जुड़ा हुआ शब्द होता है। तो ये किसकी स्टडी होती है? ब्लड की। और हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी होती है? आप लोग पढ़ते हो किसकी? टिश्यू की। और अब काफी बच्चों को पहले बेसिक ही कवर करवाना है मुझे, तब जाके मैं लीवर को अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा जी। ठीक है सर जी, एक बार बोलो थारा भाई जोगिंदर, ये बोलने का टाइम नहीं है, ब्लड टिश्यू। ठीक है जी, ठीक है। सारे बच्चे बिल्कुल फोकस करते हुए क्लास की ओर। मैंने कहा सर लीवर से रिलेटेड हम पहली बेसिक बात करते हैं, सबसे पहले स्टडी से रिलेटेड। तो इसकी स्टडी क्या कहलाएगी? हिपैटोलॉजी। ये चीज हम लोगों ने कवर कर लिया अच्छे से। अब सर टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। भाई कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ये चीज आप सबको पता है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि सर जो लीवर होता है उसका ओरिजिन कैसे लेयर से होता है? एंडोथर्मल, एक्सोथर्मल या मीजोडर्मल? दूसरा क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बनेगा। देख रहा हूं पागल लड़की, सबके देख रहा हूं, महावीर, रेखा कौर, सबको, सबके कमेंट देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पढ़ाने दो अभी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर लीवर का ओरिजिन कहां से होता है? उत्पत्ति। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो लीवर का जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? तो आप लोग क्या बता क्या होगा? सर जो लीवर होता है उसका ओरिजिन कैसा होता है? एंडोडर्मल। एंडोडर्म या आंतरिक परत लिख सकते हो आप लोग। तो हमारा एक और क्वेश्चन कवर होगा, तो जल्दी से एक बार ये नोट डाउन करो। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि सर लीवर कैसी ग्रंथि होती है, तब हम कैसे बताएंगे? सर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाह्य स्रावी। तो शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि आप लोगों से पूछेगा तो क्या बताओगे? लीवर। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर, मैं थोड़ा सा साइड में भी लिख देता हूं, आपको एक पॉइंट ये भी पता होना चाहिए, जो थायराइड ग्रंथि होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी बोले तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तब थायराइड ग्रंथि जाएगी। थायराइड को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? आउटू ग्रंथि। अपन दोनों लैंग्वेज के अंदर लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन बना सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि, वो आपकी क्या होगी? लीवर। कोई दिक्कत नहीं, जिसको सिलेबस लेना है वो इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लेना। फिलहाल मुझे पढ़ाने दो भाई। अब कोई भी फालतू के
कमेंट्स नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, लीवर हमारे शरीर का सबसे भारी अंग होता है। लीवर इज द हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे भारी अंग अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे, लीवर। तो मैं लिख सकता हूं लीवर शरीर का सबसे भारी अंग होता है, हैवीएस्ट ऑर्गन। अब सर जी ये बता दिया आपने कि गुरुजी लीवर हैवीएस्ट ऑर्गन होता है, तो इसका वेट भी बता दो सर, कितना वेट होता है। ठीक है सर, ये तो आते हैं, नहीं आते हैं तो भी आ जाएंगे, धीरे धीरे आप पैसेंस बनाए रखो। अब आता है क्वेश्चन की सर जी लीवर का वेट बोले तो वजन कितना होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूं लीवर का वजन वैसे तो पुरुषों के अंदर ज्यादा होता है इन कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, महिलाओं से ज्यादा पुरुषों के अंदर होता है, लेकिन हम एक एवरेज औसत वजन आपसे पूछा जाएगा 1.2 से 1.5 केजी, और एक जेन्युइन वजन आप लिख के आओगे आपको ऑप्शन में मिलेगा तो 1540 केजी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, और 1540 नहीं 1540 ग्राम इतना लीवर भारी हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, आदि मानव बन जाओगे, मानव नहीं। तो वेट लिखो जल्दी से। रंग पूछे तो ये रंग कैसा बताओगे, रंग कैसा बताओगे, लाल भूरा, रेडिश ब्राउन। जल्दी से छापो भाई, फटाफट छापो सारे बच्चे। अरे सारी चीज बताऊंगा एंजाइम में, बीच में खिचड़ी नहीं बनाता, बस जिस चैप्टर को उठाता हूं उसको क्लियर करके चलता हूं। अब तुम सोचो किस तरह में वो भी बता दो ये भी, वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है मेरे लाडलो। ठीक है, तो इतना जल्दी से छापो। हाँ फैटी लीवर हो गए, सब समझाऊंगा। इतना खतरनाक, मतलब आज की क्लास इतनी धमाकेदार है, आप देखना। जो बच्चा एंड तक जुड़ा रहेगा ना उसको मजा आएगा, जो बीच में छोड़ के चले जाएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अब जो चीजें आगे वर्डिंग में लिखूंगा कुछ टिपिकल वर्ड भी आएंगे, तो उन वर्डिंग से घबरा के आप पीछे मत हट जाना, क्योंकि मेरा काम होता है मैं बेसिक उठा के फिर उसके बाद आगे कवर करूं। तो जल्दी से छापो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, मैं कहना चाहूं सर लीवर की विशेषताएं सुनो पहले, वो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पुनर्जनन की शक्ति होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन इन फाउंड इन आवर लीवर। हमारे शरीर के अंदर किसके अंदर पाई जाती है, लीवर के अंदर। तो मैंने अगला लिखा दोस्तों, क्या लिखा, शरीर में सबसे ज्यादा पुनर्जनन की शक्ति। भाई सेशन को शेयर करो यार दोस्तों। शक्ति बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। अब एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से, मैं देखो हमेशा दोनों चीजों को कवर कराने की, सबसे ज्यादा पुनर्विधन तंत्र, सबसे ज्यादा दोस्तों रीजनरेशन की पावर की बात कर रहा हूं, इसकी होती है। ठीक है जी, रीजनरेशन की पावर मतलब सपोज करो ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है, इसके अंदर दो लोब है आपके लीवर के अंदर। ठीक है, एक राइट लोब है एक लेफ्ट लोब है। ठीक है, अब मैंने कहा दोस्तों सपोज करो आपका 75%, मैंने कहा ये जो सारा 75% लीवर क्या हुआ, डेस्ट्रॉय हो गया। मैंने क्या कहा, डेस्ट्रॉय बोले तो खत्म। आप बहुत ज्यादा बेवड़े हो, बहुत ज्यादा शराब भी हो, आप लोग खूब शराब का सेवन कर रहे हो, इतना शराब, मैं लास्ट में लेके आऊंगा सारा मुद्दा। आपने खूब ज्यादा अल्कोहल लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा दोस्तों आपका 75% लीवर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्रॉस मार दिया। तो क्या आपके बचने के चांसेस हैं? जी बिल्कुल हैं। आपका ये जो 25% बचा है ना, ये 25% अगर सही है तो ये क्या कर लेगा, ये बचा हुआ 75% को भी कवर कर लेगा, आपने अगर अल्कोहल पीना बंद कर दिया तो। मैंने कहा ये चीज आप लोगों ने समझी। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। सर रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि अगर उसका कोई भी हिस्सा अगर डैमेज हो गया, डेस्ट्रॉय हो गया, तो दोबारा रिकवर करने की कैपेसिटी।
ठीक है। हिपेटोसाइटिक सेल्स इसके अंदर पाई जाती है हमारे लीवर के अंदर, जो क्या कर लेती है, रिकवर कर लेती है दोस्तों। क्योंकि रीजनरेशन की पावर अगर किसी जीव के अंदर है, किसी स्मॉल ऑर्गेनिज्म में है, तो आपसे कोई पूछा जाए कौन से ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन की पावर अगर आपसे पूछा जाए तो वो किस में है, तो आपने ये चीज बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड पे पढ़ी होगी, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव होता है जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आएंगे हार्ड हार्ड हार्ड, ये तो बातें आपको पता है ना, हार्ड आएंगे। पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, सर जी शुरुआत में टिपिकल कर दो। अरे भाई जब तुम्हारा आधार मजबूत आएगी, पैसेंस बनाए रखो, कितनी देर तक आप मुझे सहन कर सकते हो, मुझे झेल सकते हो, आपकी कैपेसिटी नहीं है 2 मिनट सहन करने की, तो फिर कैसे हो जाएगा। ठीक है, एकदम से आगे थोड़ी बढ़ा जा सकता है बेटा। अब आता है क्वेश्चन की लीवर की पोजीशन कहाँ होती है हमारे शरीर में, पोजीशन बोले तो स्थिति। तो लीवर हमारे शरीर में कहां होता है, एक तो ये छाती वाला हिस्सा होता है थाइमस कैविटी, एक पेट वाला हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं, उदर गुहा। तो उदर गुहा के राइट साइड में, भाई लेफ्ट साइड अलग चीज है, राइट साइड में, इन द राइट साइड ऑफ अब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा के दाई ओर, तथा डायफ्राम जो होता है उसके नीचे। तो मैं बताना चाहूं पोजीशन, उदर गुहा के दाईं ओर राइट साइड ऑफ अब्डोमिनल कैविटी। ठीक है जी, और इसके अलावा मैं लिखना चाहूं डायाफ्राम के नीचे। ये क्या हो गए हमारे लीवर की पोजीशन। किसकी पोजीशन है दोस्तों, ये आपके लीवर की। दोस्तों लीवर के अंदर अगर हम लोग बात करना चाहें, 2 लोब होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। राइट वाला बड़ा होता है, लेफ्ट वाला क्या होता है, छोटा होता है। विद डायग्राम में समझाना चाहूं, आपका ये डायग्राम हुआ, देखो ये कुछ इस तरीके से हमारा लीवर होता है। ये आपका लीवर रेडिश ब्राउन कलर का, क्योंकि ये जो है ना, ये तो आपका स्टोमक हो गया, और एक कलर चेंज करके मैं करूं, मैंने कहा दोस्तों ये तो आपका अमाशय हो गया, अरे ये तो आपका क्या हो गया, अमाशय हो गया। ये पैनक्रियाज हो गई, ये देखो ये पैनक्रियाज आपकी पत्ती नुमा संरचना कुछ इस तरीके से, इसके पीछे हल्की सी और आगे कुछ ये इस तरह का हिस्सा आपका कवर करती हुई, ये आपकी पैनक्रियाज हो गई। लेकिन अगर हम बात करें, लीवर क्या करता है हमारे शरीर में, जनरली बाइल जूस का निर्माण करता है। तो बाइल जूस का निर्माण करते हैं तो अलग अलग आपकी ये बाइल जूस का फॉर्मेशन होके ये बाइल जूस आपके गोल ब्लेडर में स्टोर हो जाती है। यहाँ ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लीवर के अंदर एक कॉमन हिपैटिक डक्ट होती है, एक हिपैटिक पोर्टल वैन होती है। वैन क्या होती है, सिराएं जो लीवर से ब्लड कलेक्ट करके, इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त कलेक्ट करके कहां पहुंचाती है, हमारे हार्ट में, ताकि आपका हार्ट उसको लंग्स तक पहुंचाए और लंग्स से प्योर होके वापस कहां जाए, आपके हार्ट में। ठीक है, वापस कहां जाए वो रक्त, इस हिपैटिक आर्टरी के द्वारा आपके लीवर के अंदर आ जाए। ठीक है, लंग्स से हार्ट क्या कर देगा, वापस उसको लीवर में लेके आ जाएगा। ये क्या होती है, स्प्लीन। स्प्लीन की अगर मैं कहानी बताना चाहूं, स्प्लीन के अंदर जब आपकी आरबीसी, देखो आरबीसी जो होती है ना, उस आरबीसी को तोड़ने का काम आपका लीवर करता है। ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी इज अकर बाय या डन बाय आवर लीवर, लीवर तोड़ने का काम करता है। जब वो आरबीसी टूट जाती है तो वो कहां जाती है, ये जो हमारे जो अमाशय के आसपास वाला जो हिस्सा, स्प्लीन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो यहां आपकी आरबीसी को तोड़ेगे कौन, ये लीवर। जब वो अपना 120 दिन का जीवन काल पूरा कर लेगी ना, 120 दिन का जीवन काल, उसके बाद वो कहां जाती है, स्प्लीन बोले तो प्लेहा तिल्ली। तो मैंने कहा ये जो आपका राइट वाला हिस्सा होता है ना लीवर का, ये बड़ा होता है इन कंपेयर टू लेफ्ट। अब आगे और बढ़ते हैं, राइट वाले लोब की भी अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो उसके अंदर 2 लोब होते हैं, क्वाड्रेट लोब और एक क्या होता है, क्वाड्रेट लोब। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर 2 लोब होंगे, एक तो होगा क्वाड्रेट और एक होता है क्वाड्रेट लोब।
तो जल्दी से ये छाप के बोलो कि सर जी लोब को हिंदी में क्या कहते हैं? पाली। पाली राजस्थान वाला डिस्ट्रिक्ट है वो। तो दो पाली होती है हमारे यकृत में, एक राइट पाली और एक लेफ्ट पाली, बोले तो बाई और एक दाई, सॉरी हाँ ये दाई और बाई। ठीक है जी, ये छापो, ये हो गया। भाई जिसको कोर्स परचेज करना है वो संपर्क कर लेना भाई इन नंबरों पे। फिलहाल इस क्लास पे ध्यान दो मेरे सारे बच्चे, इन नंबरों पे कॉल कर लो, अभी स्टाफ के मेंबर उठाएंगे, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन मेरे लाडलो फिलहाल क्लास के ऊपर फोकस करो। ये होते हैं, बताओ आगे चले। अब क्या होगा, आपके पिता से, जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं, पैनक्रियाज से पिता से वाहिनी, बोले तो सर पित्त वाहिनी, सॉरी बोले तो सिस्टिक डक्ट निकलेगी और वो हिपैटिक डक्ट से जाकर जुड़ती है। तो अब मैं लिखना शुरू करता हूं, आप लोग नोट डाउन करते शुरू करना। पिताशय से पिताशय जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश के अंदर? पैनक्रियाज से पित्त वाहिनी, बोले तो सिस्टिक डक्ट। समझाऊंगा, ये लाइन लिख लो अभी, है ना। सिस्टिक डक्ट निकल कर सही लिख देता हूं, देखो पिताशय से पित्त वाहिनी, बोले तो सिस्टिक डक्ट निकलकर किससे जुड़ती है दोस्तों? हिपैटिक डक्ट, बोले तो यकृत वाहिनी से। अब मैं अभी डायग्राम निकलकर मैं लिख देता हूं, फिर डायग्राम फिर समझाऊंगा। यकृत वाहिनी से जुड़ती है, बहुत सिंपल लाइन है। देखो जब तक इसकी स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं बैठेगी ना, तब तक आप इसको क्लियर नहीं कर सकते, जब तक आप इसको क्लियर नहीं कर सकते। हेपेटिक डक्ट से जुड़ती है। अब ये कैसे हुआ सर जी? ये लो डायग्राम में आते हैं वापिस। अब आपका पेनक्रियाज है, अग्नाशय है, हाँ जी हाँ जी, अरे सब कुछ करवाऊंगा, तसल्ली तो रखो यार, लास्ट तक जुड़े रहो। कहाँ आ गई पेनक्रियाज? भाई देखो लीवर और पेनक्रियाज को कनेक्ट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं एक लाइन और लिख लो तुम, फिर मैं बताता हूं तुम्हें कहाँ गए हम लोग। यहां जुड़ती है और सामान्य पित्तवाहिनी का निर्माण करती है, जिससे क्या करती है? सामान्य पित्तवाहिनी, बोले तो कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है। ये लाइन छापो फटाफट, ठीक है। तो जब कॉमन बाइल डक्ट बन गई प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट आपकी पित्त वाहिनी वाली, सर जी ध्यान दो, ये लिख रहे हो ना सारे बच्चे, सर वैकेंसी नहीं है, अरे सब कुछ आएगा यार, पढ़ लो ना मेरे भाई। ये फालतू की चीजों को अंदर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अपना समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। तो किसका निर्माण करती है दोस्तों? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। किसका निर्माण होता है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इसका डायग्राम समझाता हूं। जल्दी से इसको लिखो, ये इसका निर्माण कर दिया जी, ये लो हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण कर लिया। और ये किस में ओपन होगी? हमारे ड्यूडिनम में, ग्रहणी में। इतना लिख लिया? समझाऊं भाई? बोलो इतना लिख लिया क्या? चले आगे। पित्तरस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइल जूस बोलते हैं जी। अरे सब कुछ करवाऊंगा, हो गया हो गया। देखो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, मैंने दो लाइन लिखी है। पिताशय से, पिताशय, अरे सॉरी पिताशय, सॉरी पिताशय को हम इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं, सॉरी सॉरी। मैं सोचा
इंग्लिश वाला कैसे दिक्कत हो रखी, सॉरी डियर स्टूडेंट, गॉल ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर से पित्त वाहिनी सिस्टिक डक्ट निकलेगी और यकृत वाहिनी से जुड़ेगी, ठीक है। देखो आपका जो गॉल ब्लैडर होता है पित्ताशय जो होता है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ मैं देख देख के पढ़ाता हूँ भाई, सारी चीजें देख देख के पढ़ाई जाती है, बिना देखे कोई नहीं पढ़ाता। ध्यान दे, फालतू बात करते रहते हो सारे दिन। मैंने कहा आप लोग समझने की कोशिश करना। लीवर है ना, लीवर की अगर हम बात करें, लीवर के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये आपका डायग्राम है। अब इससे समझने की कोशिश करना। अब आपका गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर से यहां पर देखो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपके लिए, ये जो आपका गॉल ब्लैडर है ना, इस गॉल ब्लैडर से एक ये डक्ट निकल रही है और इस डक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, पित्त वाहिनी सिस्टिक डक्ट। अभी बताया था ना, यहां से क्या निकल रही है, सिस्टिक डक्ट। देखो ये बिल्कुल ये की ये लाइन आपको जो समझा रहा हूं, ये की ये लाइन मैंने क्या कहा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस्टिक डक्ट यकृत वाहिनी से। अब ये निकलेगी तभी तो हेपेटिक डक्ट से जुड़ेगी, और जब ये जुड़ेगी तब किसका निर्माण करेगी, कॉमन बाइल डक्ट का। जब तक चीजें समझ में नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ सबके कमेंट देख रहा हूं। अब कॉमन बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ेगी, कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों जुड़ के किसका निर्माण करेगी, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करेगी, जो किसके अंदर ओपन होगा, ड्यूडेनम के अंदर ओपन होगा। बोले तो आपकी ग्रहणी, ग्रहणी क्या होता है, छोटी आंत का भाग, ठीक है। जल्दी छापो। अब यहां पर हम गए, वापिस डायग्राम पे गए। अब क्या होगा दोस्तों, अब ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहां गई, आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट हो गई। अब यहां पर एक अवरोधनी पाई जाती है, ठीक है, जिसको ओडी ऑफ स्पिंटर बोलते हैं। ये भी किससे आता है, मैं तो किसी को कह रहा ही नहीं भाई कि जबरदस्ती आप पढ़ो, भाई जिसका अच्छा लगे उससे पढ़ो आप लोग, पर ये मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूं, ठीक है। ऐसे बाईलैंग्वेज कोई राजस्थान के अंदर नहीं करवाता जी, ठीक है। कोई भी, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं ना, पूरे राजस्थान के अंदर बाईलैंग्वेज एक एक चीज को, एक एक बच्चे के कमेंट्स को पढ़ने की कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। आप एक हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट को बता तो दिया ना दोस्तों, आपके लीवर पित्त वाहिनी, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब मैंने क्या कहा, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में जान लिया। अब यहां पर ये क्या होता है दोस्तों, एक चीज बताऊं, इसके ऊपर एक कपाट पाया जाता है। अब मैं लिखना चाहूं एक लाइन अगली, यहां पर एक कपाट बोले तो वाल्व पाया जाता है, जिसे हम स्पिंटर ऑफ ओडी कहते हैं। क्या कहोगे दोस्तों, इसको हम लोग स्पिंटर ऑफ ओडी, ओडाई की अवरोधनी। ये मैंने पहले भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में समझाई है, जब एप्लीकेशन में क्लास चल रही थी जी, ठीक है। हिंदी हर चीज की बता रहा हूं, बाईलैंग्वेज चलेगा जी, बाईलैंग्वेज दोनों चीजों की। जिस शब्द की भाई हिंदी है ही नहीं तो कहां से बता दे, हर शब्द की तो हिंदी इंग्लिश जिनकी है उनकी तो बता रहे हैं। यहां पर एक कपाट वाल्व पाया जाता है जिसे हम स्पिंटर ऑफ ओडी। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो आपकी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है वो कहां ओपन होगी, हमारे ड्यूडेनम के अंदर। अब तक जो पढ़ा है वो सारा आपके माइंड के अंदर सेट होता जा रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि इसके अंदर एक कपाट वाल्व पाया जाता है जिसे हम स्पिंटर ऑफ ओडी कहते हैं। जल्दी से इसको छापो, फिर बात करते हैं हिपैटिक लोब्यूल की, यकृत पिंडक। यकृत पिंडक बेटा, यकृत पिंडक की मैं बात कर रहा हूं, हिपैटिक लोब्यूल की अगर हम लोग बात कर रहा हूं तो इसकी अब हम बात शुरुआत करना चाहते हैं। हिपैटिक लोब्यूल
is the part of our liver and it is also known as the structural and functional unit of liver. यकृत की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्वेश्चन आएगा बहुत छोटा सा और हम लोग मार खा जाते हैं, इस बार मार नहीं खानी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीवर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो मैं लिखना चाहूं मेरे बेटा लीवर की यकृत की संरचनात्मक बोले तो स्ट्रक्चरली एंड कार्यात्मक बोले तो फंक्शनल फंक्शनली यूनिट कौन होती है, हिपेटिक लोब्यूल होती है। तो क्वेश्चन ये आएगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करो सर जी, ठीक है। सर ऐप पर क्लास कब होगी, कल से होगी एप्लीकेशन के ऊपर, आज यूट्यूब के ऊपर करवाया है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन का हिपेटिक लोब्यूल, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, डायग्राम बनाऊंगा हिपेटिक लोब्यूल का। इसमें लीवर सेल्स, यकृत कोशिका, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, हिपैटोसाइट, ठीक है। हिपैटोस, देखो हिपैट शब्द आया, बोले तो हिपैटो वो किससे जुड़ा होता है, लीवर से, और साइड से मतलब आ गया तो ये किससे जुड़ा होता है, सेल से, कोशिका से। तो इसमें यकृत कोशिका किस रूप में पाई जाएंगी, टेंस के रूप में रहती है, रूप में विन्यासित होती है, रहती है। तो हमारा जो हिपेटिक लोब्यूल होता है, यकृत पिंडक होता है, जो संरचनात्मक व कार्य, देखो क्लास ज्वाइन करने के लिए जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसमें आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब क्या होगा, प्रत्येक, जितने इतने लिखने के बाद हम पढ़ेंगे जितने भी हिपेटिक लोब्यूल होंगे ना, ईच हिपेटिक लोब्यूल इज सराउंडेड बाय ग्लिसिन्स कैप्सूल, बोले तो तंतु में संयोजी से घेरे हुए होते हैं। ईच हिपेटिक लोब्यूल, प्रत्येक यकृत पिंडक किससे कवर होते हैं, ग्लिसिन्स कैप्सूल। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है, मैं लिखना चाहूं प्रत्येक यकृत पिंडक, क्या लिखा है, हाँ, हिपेटिक लोब्यूल ग्लिसिन्स कैप्सूल, हिंदी में क्या बोलोगे, तंतु में संयोजी उत्तक, उत्तक से घेरे हुए। भाई देखो स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जी। यकृत कोशिकाओं के बीच में लीवर सेल्स के बीच में क्या मिलता है बेटा, सीरा पातर, साइनोइड्स, ठीक है। लीवर सेल्स के बीच में क्या मिलते हैं दोस्तों, सीरा पात्र, डायग्राम में भी समझाऊंगा, पहले लिखते चलो भाई। और इन्हीं सीरा पात्र की कोशिकाओं, वो भी कई बार अभी आप लोग कह रहे थे ना सर कुफर सेल्स कहाँ आएंगी, तो मैं बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी यकृत पिंडक होंगे, हिपेटिक लोब्यूल होंगे, उसमें ग्लिसिन कैप्सूल मिलेंगे, और जो लीवर सेल्स होती है उनके बीच बीच में क्या मिलेंगे, साइनोड्स मिलेंगी। इनकी सिराओं पर, कहां पर भाई, इनकी दीवारों पर, मैं लिखना चाहूं सीरा पात्रों, बोले तो साइनोड्स
की दीवारों पर कूफर्स सेल्स कूफर कोशिका मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि साइनोड की दीवारों पर कहां मिलती है, तो कूफर कोशिका मिलती है। यस, अब क्या होगा दोस्तों, इतना समझ गए जी। तो कूफर सेल्स मिलती है। अब भाई ये कूफर सेल्स क्या करेंगी, मैंने कहा कि कूफर सेल्स आ गई। अब कूफर सेल्स क्या करेंगी, इनका काम होता है दोस्तों, तो लीवर के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं बाइल जूस सीक्रेट होगा, बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट सीक्रेट होगा, तो बाइल पिगमेंट का तो फॉर्मेशन करेगी, बट डेस्ट्रॉय आरबीसी, आरबीसी को तोड़ने का काम करेगी जी। ठीक है, तो मैं अगर कहना चाहूं, मैं लिखना चाहूं, ये काम क्या करती है, आरबीसी को तोड़ने का कार्य, तोड़ने का कार्य बोले तो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। भाई क्वेश्चन हम जनरली तो हम ये पढ़ते हैं ना कि हमारे शरीर में लीवर आरबीसी को तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन लीवर में भी कौन सी कोशिकाएं आप लोगों से पूछेगा, तो कूफर सेल्स करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित कट्टारावत जी, मनीषा कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल। सारे बच्चे भाई इन नंबरों पे कॉल कर लो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिलहाल इस क्लास के ऊपर ध्यान दो। दूसरा क्या करते हैं, पित्त वर्णक बोले तो बाइल पिगमेंट का निर्माण करती है। अरे क्या बताया, दो तो लाइन बताया हूं। बाइल पिगमेंट, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ये दो तरह के पिगमेंट होते हैं जो बाइल जूस में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। तो मैंने एक चीज ही तो बोली है भाई, कूफर सेल्स आरबीसी को तोड़ने का काम कर रही है, बाइल पिगमेंट के निर्माण का काम कर रही है, और डेस्ट्रॉय, किसको खत्म करना, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, जो भी पैथोजन हमारे शरीर में इंटर कर जाता है। क्योंकि आपको पता है लीवर एक पावरफुल चीज होती है, ये हमारे शरीर में मतलब एक तरीके से अशुद्धियां, वैसे तो अशुद्ध है लेकिन जो हानिकारक चीजें होती है उनको खत्म करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है जी, देखो कुछ इस तरीके की अगर हम लोग बात करेंगे, इस तरीके से आपकी हिपेटिक लोब्यूल मिलती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लोग इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, ये दिख रहा होगा सब बच्चों को। ये फोन किसका आ गया बीच, भाई बीच में कॉल मत करो। आप डायग्राम बनाते हुए चलो सारे बच्चे मेरे साथ साथ। ये कुछ इस तरीके का बनाने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहें, बीच में एक राउंड सी स्ट्रक्चर बनाना, फिर उसके बाद हमें कुछ इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनानी है हल्की हल्की, ताकि मेरे साथ साथ सारे बच्चे डायग्राम बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर कुछ इस तरीके से। हेपेटिक लोब्यूल का डायग्राम बना रहे हैं। जो बच्चे कह रहे हैं सर डेप्थ में नहीं चल रहे हो, सारी चीजें आएंगी बेटा। अब किन्हीं को तो क्या होती है, जल्दबाजी रहती है कि हम तो बस तुरंत ही हमें सर लेवल दे दे। ऐसे कैसे लेवल दे दे, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं कर दूं मैं आपको। पर एक भी चीज स्किप नहीं करूंगा, हल्की से हल्की और हाई से हाई डोज आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा मैं। बनाओ भाई फटाफट, ये बनाओ पहले। ये अब ये राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर क्या है भाई,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेन। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल कैनाल। ठीक है जी। अब इसके बाद ये जो गोल गोल सी स्ट्रक्चर बनाई है, ये क्या है, इसके अंदर अलग अलग लोब्यूल होते हैं, जैसे इंटरलोबुलर बाइल डक्ट, इंग्लिश में लिख लेना भाई, बाइल डक्ट। दूसरी कौन सी होती है, हिपेटिक पोर्टल वेन। और तीसरी कौन सी होती है बेटा आपके, हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, एक होती है, इन तीनों को एक साथ क्या बोल देते हैं, पोर्टल ट्रायोड बोल देते हैं। इन तीनों को एक साथ क्या बोल देते हैं, ट्रायोड। ठीक है जी। अब देखो, अब मैंने एक चीज कही सर, पोर्टल ट्राइड की निवाहिका त्रय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी के अंदर पोर्टल को क्या बोलते हैं, निवाहिका त्रय, मतलब ट्राइड होता है। ठीक है, केंद्रीय सीरा आपको इसको बोल सकते हो, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो केंद्रीय सीरा। अब कई बार कह रहा कि सर जी थे यह लिखाई थी यह लाइन, इसका अर्थ तो आपने बताया नहीं कि प्रत्येक यकृत पिंडक जो होता है हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर ग्लिसरीन कैप्सूल बोले तो होते हो, जो ग्लिसरीन कैप्सूल्स है कहाँ पर, सर आपने तो ग्लिसरीन कैप्सूल लिखे ही नहीं। ठीक है, ग्लिसरीन कैप्सूल कौन सी लेयर होती है, तो ये ग्लिसरीन कैप्सूल की होती है। ये जो लेयर बनी हुई है ना, ये कौन सी है, ग्लिसरीन कैप्सूल की। कुछ इस तरीके से यहाँ पर कोफर्स कोशिकाएं पाई जाती है। ऊपर कोशिका हो गया जी। इस तरह, ये कुछ इस तरह की सेल्स होती है। ठीक है, इनको हम जनरली ओवरऑल, जैसे बाइल कैनाल कुली हम इसको बोल दिए, तो हम इनको हिपेटोसाइट सेल्स भी बोल सकते हैं। अब देखो सर, अब फंक्शन समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम कहना चाहें सर, हिपेटोसाइट सेल्स, जो हिपेटोसाइट कोशिका है, हिपेटोसाइट सेल्स, इनके अंदर क्या पाई जाती है, इनके बीच में पाए जाते हैं बाइल पोर, बोले तो पित्त भेद, भेद या छेद बोल सकते हो। अब ये हिपेटोसाइट सेल्स का मतलब ये कौन सी कोशिका है, यकृत कोशिका लिख सकते हो जनरली। अब क्या होगा दोस्तों, फंक्शन समझने की कोशिश करना, किस तरीके से एक कॉमन हिपेटिक डक्ट के अंदर आके बनती है। फिर ये किसके अंदर ओपन होती है बेटा, कैनाल कुली में। एक इसमें ओपन होती है, कैनाल कुली में। अब ये किस में ओपन होंगी, देखो समझते हो, चलो भगने की कोई नहीं, मैं तो रोने लग गया था, कोई रोने की कहां जरूरत आ गई। ब्रांच ऑफ हिपेटिक डक्ट के अंदर ओपन होंगी। अब ये किसके अंदर ओपन होंगी, जो ब्रांच ऑफ हिपेटिक डक्ट है उसके अंदर ओपन होंगी, ब्रांच ऑफ हिपेटिक डक्ट में ओपन होंगी। मैंने कहा सबसे पहले हिपेटोसाइट सेल्स, उसके अंदर बाइल पोर्स, फिर कैनाल कुली, फिर ओपन इनटू ब्रांच ऑफ हिपेटिक सेल्स, और फिर ये कम आउट ऑफ लीवर, ये लीवर से बाहर आएंगी। और देन ये किसके अंदर एंटर हो जाएंगी, सामान्य यकृत बाइल, कॉमन हिपेटिक डक्ट, सामान्य यकृत। बस ये है, इसके बाद तो फंक्शन और आसान चीजें आ जाएंगी। बस थोड़ा सा टिपिकल पार्ट और पढ़ लो, बस ज्यादा नहीं। तो जनाब अब लिखना शुरू कर दो लीवर के काम। अब आगे हम फंक्शन पे, और अब सबको आएगा, ये चीजें तो आएंगी। लीवर के कार्य 20-22 कार्य हैं जो याद होने चाहिए।
हमारे शरीर में मैक्सिमम काम यही करेगा, मैक्सिमम फंक्शन। जैसे सबसे पहला काम लीवर का क्या होता है बेटा जी? तो सबसे पहला काम होता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस एंड ऑल्सो सिंथेसिस, बाइल जूस का स्रावन और निर्माण करना। बाइल जूस को हम लोग क्या बोलेंगे? पित्त रस बोलेंगे। बचपन में जब आप छोटे बच्चे थे, मां की पेट के अंदर ही थे, ठीक है, जब आपके शरीर में आरबीसी को बोन मैरो नहीं बना रहा था, तो उस समय हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कौन करता है? लीवर। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन, भ्रूणीय अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणीय अवस्था में किसका निर्माण? आरबीसी का निर्माण। बेटा किसका निर्माण? आरबीसी का निर्माण। और अगर आप बड़े हो चुके हो ना, तो क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में, और इसमें मैं बता रहा हूं ना क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, बाइल जूस का निर्माण कहां होता है? भ्रूणीय अवस्था में। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो हमारे लीवर में होता है। इस प्रोसेस को हम हीमोपोइसिस भी बोल सकते हैं। अगर आपको आरबीसी का निर्माण बचपन में, हीमोपोइसिस, ये किसका काम होता है? लीवर का। तीसरा काम लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। मैंने कहा बेटा हमारे शरीर में से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करता है? लीवर। ठीक है, जैसे टॉक्सिक पदार्थ क्या होता है आपका? टॉक्सिक पदार्थ जैसे आप लोगों से पूछा जाए कौन सा होता है? प्रूसिक एसिड होता है। जैसे ये एक जहरीला पदार्थ है। उस टॉक्सिक पदार्थ को किसमें? पोटेशियम। नॉन टॉक्सिक पदार्थ है, पोटेशियम सल्फो साइनाइड में बदलना। ये काम किसका होता है? ये होता है पोटेशियम। सही नहीं लिखा मैंने, ठीक है जी। तो ये काम किसका होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का हमारे शरीर में लीवर का होता है जी। अगला काम क्या होता है? अगला काम, चौथा काम, इसका कलर चेंज कर देता हूं, ग्लाइकोजेनेसिस बोले तो इसका काम क्या हुआ? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। और ये ग्लाइकोजन कहां स्टोर होती है? स्टोर्ड इन आवर लीवर। तो यहां पर काम क्या हो गया? ग्लाइकोजेनेसिस सिद्धांत को काम करना। ठीक है चलिए ध्यान दो। हेलो टू एवरीवन। उसके बाद ग्लाइकोजेनेलाइसिस जिसको हम बोलते हैं, अगली प्रोसेस कौन सी? जैसे ग्लाइकोजेनेसिस ये करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोले तो जीनोलाइसिस। अब क्या करेगा? ग्लाइकोजन को तोड़ के किसमें कन्वर्ट करना? ग्लूकोज में। भाई लाइसिस का मतलब ही क्या होता है? डिवीजन। ये मैंने पहले भी करवाया है, जब मैंने आप लोगों को पेनक्रियाज पढ़ा है, अग्नाशय पढ़ा है, तब भी करवाया है। ग्लूकोनियोजेनेसिस अगला काम क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का काम ये करता है। अब इतना तो आप लोगों को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस
नियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा कि जो अमीनो एसिड होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम। जैसे फैटी एसिड हुआ, ठीक है जी। ठीक है, तो मैंने कहा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस जहां आ जाए उसका मतलब क्या होता है, तोड़ना, डिवीजन, तोड़ने का काम, ब्रेक डाउन करने का काम। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सारे काम कौन करता है जी, लीवर करता है। हो गया, अब आगे चलें, छापो भाई फटाफट। डीएमिनेशन का काम होता है। अगला क्या होता है बेटा, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन बोले तो सर अमीनो एसिड, सॉरी अमोनिया, हाँ, डीएमिनेशन का मतलब जो होता है, जो अमोनो एसिड होता है उसको NH3 में तोड़ने का काम। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को तोड़ने का कार्य कौन करता है हमारे शरीर में, लीवर करता है। ठीक है जी। यूरिया का फॉर्मेशन, यूरिया का निर्माण ऑरिन्थिन साइकिल के द्वारा, ऑरिन्थिन चक्कर के द्वारा जी। ठीक है, मैंने कहा यूरिया का निर्माण करता किसके द्वारा, ऑरिन्थिन साइकिल से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए का सिंथेसिस, अगला काम लिखते हैं, हिपेरिन का संश्लेषण, सिंथेसिस। हिपेरिन क्या होता है बेटा, जो ये हिपेरिन होता है ना, ये एक एंटीकोगुलेंट होता है। जो मैंने आप प्रतिस्कंदक, जो मैंने आप लोगों को कहां पढ़ाया था, ये चीज मैंने मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ाई थी कहां पर, जब हम WBC। प्रतिस्कंदक का मतलब क्या होता है, ये ब्लड को जमने से रोकता है। अरे आपका खून कभी जमता नहीं है। एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट, कोगुलेंट का मतलब क्या होता है, जमना, जमने से रोके, वो क्या होता है, एंटी कोगुलेंट। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद है नहीं है भाई। हिपेरिन की अगर हम बात करें तो हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, प्रतिस्क के अंदर जो ब्लड को जमने से रोकता है दोस्तों। ठीक है, किसी को कोई कोर्स से संबंधित या मेरे से बात करनी हो तो एक बार इस नंबर पे कॉल कर लेना, आपका कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, कोर्स से संबंधित सारी चीजें। कोई नहीं, हिपेरिन का सिंथेसिस। विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन कौन कौन से विटामिन का निर्माण करता है, KEDA, कीड़ा याद रख लेना, प्लस विटामिन B12 है। इनका निर्माण कहां होता है, हमारे लीवर में। ये छाप लो जी। अगला, प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रोनोजन का निर्माण। फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो किसके अंदर, ये दोनों किस में हेल्प करते हैं दोस्तों, ब्लड क्लोटिंग में। उसका निर्माण भी कहां होता है, हमारे रक्त स्कंदन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है जी। सर विटामिन के इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर, कैन विटामिन के इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। यस, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। अब आपके लीवर में अब आपको मिनरल्स की जरूरत पड़ती है ना,
हम है ना खूब अल्कोहल पीते हो ना तभी तो शरीर खराब होता है। कोई आदमी खूब अल्कोहल ले रहा, मैं बताऊंगा उसकी कहानी भी अभी बताऊंगा, जो अल्कोहल का सेवन कर रहा है उसके साथ क्या घटना घटित करती है वो बताऊंगा, ध्यान से सुनना है सभी को, अभी मजा आएगा, अभी तो मजा दुगना होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि जो इंसान अल्कोहल का सेवन करता है तो उसका शरीर डेस्ट्रॉय, आपको पता है जो इंसान दारू पीता कमजोर हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे लीवर के अंदर, मैं बेटा बात करना चाहूँ कौन सा फंक्शन आ गया था 13 नंबर का, लीवर ऑल्सो स्टोरेज इनको मिनरल्स को, मिनरल्स जानते हो ना आप लोग, खनिजों को। अब हमारा लीवर किसको स्टोरेज करता है, किसको संग्रह करता है? मिनरल्स लाइक आयरन। अब आयरन आपके शरीर में खत्म होने लगेगा, आपका ब्लड के अंदर डेस्ट्रॉय होगा, दिक्कत होगी। आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, लीवर स्टोरेज ऑफ फैट, वसा का संग्रह, कैसा? स्मॉल अमाउंट्स में। बट अगर मैं बात करना चाहूं, कोई व्यक्ति किसका यूज कर रहा है? अल्कोहल, बोले तो शराब का, उसके अंदर भी क्या हो जाती है? फैट स्टोर हो जाती है। मैंने कहा अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो फैट स्टोर हो जाती है और लीवर क्या हो जाता है? फैटी। उससे अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में किस तरीके से फैट स्टोर हो जाती है, इसको छापो भाई, ठीक है। जीवाणुओं का भक्षण, फैगोसाइटिक इन नेचर। मैंने कहा सर जीवाणुओं का भक्षण करने का काम किसका होता है? लीवर का। इतना होने के बाद हम आगे चलें भाई, एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है उसके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, लिम्फ के निर्माण में भी हेल्प करता है। लिम्फ के निर्माण में हेल्प, लिम्फ क्या होते हैं? लसिका, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के निर्माण में हेल्प। अब एल्बुमिन प्रोटीन कहां पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कहां पर? हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम को जो हमारा ऑटोमेटिक बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे फैटी लीवर की। चलें जी, बात करते हैं फैटी लीवर की। भाई लीवर फैटी कैसा हो जाता है? वसीय यकृत की। अब देखो सर जी, कुछ व्यक्ति होते हैं जो अल्कोहलिक होते हैं, बोले तो शराबी। कुछ लोग होते हैं नॉन अल्कोहलिक, शराबी, नॉन बेवड़े, एक बेवड़े और एक नॉन बेवड़े। तो सर जी या तो हम सुना है कि जो आदमी दारू पिए, जो शराब का सेवन करता है उसका लीवर फैटी हो जाता है, लेकिन सर ये बताओ हमने तो कभी दारू पी नहीं,
मेरी भाभी तो कदे पी को ना, लेकिन मेरी भाभी को डॉक्टर कहा कि इसके लीवर पे फैट जमा हो गई है। ये चक्कर कैसे हो गया सर जी? मेरे बाबू के लीवर पे फैट जमा हो गई, तो वो कैसे हो गई जी? वो रीजन समझाओ। मैं ये तो समझते हैं नास, ये जो कंडीशन आती है नास नॉन हेपेटोसाइटिक लीवर, ये जो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा जी, ठीक है, नॉन दारोड़ा ऐसा भी होता है। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ? तो सबसे पहले उस व्यक्ति की बात करते हैं जो शराब का सेवन नहीं करता, ठीक है। तो उसकी कहानी की हम बात करते हैं। कोई व्यक्ति है, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी चल रही है, बहुत आसानी से जिंदगी चल रही है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ऐसे चल रही है, ठीक है, जिंदगी सफर सुहाना है। लेकिन उसको जिंदगी में एक दिन वो गम मिल गया जिस गम की वो इच्छा नहीं की हो। और जैसे ही उसको उस जिंदगी में वो गम मिला, जैसे ही उसको उस जिंदगी में वो गम मिला, तो हुआ क्या बेटा? जैसे ही वो गम मिला तो क्या होने लगा? उसके शरीर का वजन कम होने लगा। समझना, शरीर का वजन कम हुआ। एक समय आएगा, ठीक है, बोले तो क्या हुआ? वजन कम हुआ तो वेट लॉस हुआ। टेंशन में आने से वेट लॉस होता है बहुत से लोगों की, ठीक है। फिर दिन अच्छा आया, अच्छा डे आने के बाद क्या होने लगा? शरीर का वेट बढ़ने लगा, वेट बढ़ने लगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। या मैं उन व्यक्तियों के लिए स्पेशल बताना चाह रहा हूं, या उन व्यक्तियों के लिए, लड़कियों के लिए लड़कों दोनों के लिए, अब समझने की कोशिश करें। अरे समझो जी समझो, हम क्या बताना चाह रहे हैं तुम्हें। अब तुम बहुत ज्यादा मात्रा में जंक फूड खा रहे हो दबा के, भाई बर्गर भी आने दो, पेटीज भी आने दो, पिज्जा भी आने दो, वो भी आने दो, ये भी आने दो, सब कुछ आने दो, जो मिल रहा है खा लो भाई। समोसा दिन में 5-5 समोसे चेप गए तुम लोग, पता नहीं क्या क्या तुम लोग खा रहे हो, दिन में खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, और एक दिन शरीर का वजन ढोलक जैसा हो गया शरीर। अब आपको पता है जितने भी हम फास्ट फूड खाते हैं उन सब में क्या मिलती है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल ही बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल के 3 मेन कार्य होते हैं हमारे शरीर में, 3 मेन काम हुई। सबसे पहला कार्य हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण हो, ठीक है जी। मैंने कहा यहां पर विटामिन डी का निर्माण करने के लिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल चाहिए। दूसरा, हमारा लीवर, कौन? आपका अपना लीवर बाइल जूस का निर्माण करे, इसलिए कौन चाहिए? कोलेस्ट्रॉल। तीसरा, हमारे शरीर में सेक्स हार्मोन स्रावित हो, तब कौन चाहिए? कोलेस्ट्रॉल। तो इसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन तुमने तो एक्सेस मात्रा में ले लिया। अब कोलेस्ट्रॉल फैट के रूप में कहां जमा होने लगा? हमारे लीवर के ऊपर। और जब ये लीवर के ऊपर जमा होने लगा तो लीवर क्या हो गया? फैटी। और फिर तुम लोग क्या कहोगे? क्या हो गया? लीवर का नाश हो गया। नाश, नाश का मतलब क्या हुआ? नॉन अल्कोहलिक स्टेप्टो हिपेटोसाइटिक साइटिस। मैंने कहा नॉन अल्कोहलिक स्टेप्टो हिपोटोसाइटिस, बोले तो नाश हो गया, नाश। आप जब भी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ले जाते, मैंने कहा नॉन अल्कोहलिक स्टेप्टो हिपेटोसाइटिक, ये कंडीशन आ गया, लीवर का नाश हो गया। और फिर कहोगे सर जी लीवर कैंसर हो गया। सर जी हम तो बेवड़ा था ही को ना, मारा घर में कोई दारू पी को ना, मारी भाभी दारू पी को ना, तो भाभी का लीवर कैंसर यो चक्कर है कि यो अहिया लीवर कैंसर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि संभल के रहिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। अब आती है लीजेंड लोग की बात, बड़े खतरनाक इंसान होते हैं। कौन सर जी? ये, इनकी पास एक बोतल होती है, उस बोतल के अंदर क्या होता है? अल्कोहल होता है। उस अल्कोहल से इंसान के शरीर में किस तरीके से लीवर फैटी हो जाता है। अब करते हैं महान इंसानों की बात, जिसको हम क्या कहते हैं? लीजेंड, अल्कोहलिक। ये तुम्हारी देसी भाषा में, मारवाड़ी में बेवड़ा ही बोलते हैं इसको, शराबी को। अब इसकी बात करते हैं, शराबी क्या लेता है? इथाइल अल्कोहल। जो वो इथाइल अल्कोहल लेता है, वो इथाइल अल्कोहल से नशा थोड़ी होता है।
उसने जैसे ली वो कुछ देर बाद एसिटिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एसीटोन में, और उस एसीटोन का क्या हो गया, नशा। तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि सर जी नशा किससे होता है, सर जी डिस्पोजल भी लाओ अब अरे रुक जा, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा है उसने क्या ली, इथाइल अल्कोहल ली। वो इथाइल अल्कोहल से क्या हुआ दोस्तों, इथाइल अल्कोहल शरीर के लिए इथाइल अल्कोहल ठीक है, बेटा गलती से तूने मिथाइल अल्कोहल ले लिया ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। मिथाइल अल्कोहल की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसको पीने से कई बार नहीं सुनना को आया कि सर जी नकली शराब पीने से 10 मर गए, 12 मर गए, वो ऐसे ही मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या होती है, ये डेंजर होती है। तो एक्चुअली में जो पीते हैं वो क्या पीते हैं, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल एसिटिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी, उससे क्या वो किस में कन्वर्ट होगी, एसीटोन, और इस एसीटोन का नशा हो जाएगा। और नशा होते ही क्या होगा, आप लोगों को मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके दूं साइड में लिखने के लिए। नशा होते ही आपका ब्रेन प्रभावित होगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर जी ब्रेन तो प्रभावित होगा, लेकिन कौन सा ब्रेन, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है जी। अरे रुको जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुको सेरो। तो मैंने कहा सर हमारे ब्रेन का जो हिंड ब्रेन होता है ना, उस हिंड ब्रेन का एक भाग होता है जिसका नाम क्या होता है, देखो फोर ब्रेन जो होता है ना अगर मस्तिष्क, उसका भाग होता है परम मस्तिष्क सेरिब्रम, लेकिन जो अनुमस्तिष्क होता है ना जिसको हम हिंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, पश्चिम सॉरी अनुमस्तिष्क जिसको हम सेरिबेलम बोलते हैं, वो वाला हिस्सा प्रभावित होता है, सेरिबेलम। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, दी बताओ फटाफट इसका आंसर कि किसी व्यक्ति ने शराब पी है तो शराब पीने के पश्चात, अल्कोहल का यूज करने के पश्चात ब्रेन का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो वो होता है आपका सेरिबेलम, और जिसको हिंदी में हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं। अब लाडलो ये प्रभावित हुआ, अब ये प्रभावित होने के पश्चात क्या होता है, आपको पता है कि ये जो हिंड ब्रेन का ये जो सेरिबेलम है ये 3 चीजें कंट्रोल करता था मेनली। एक तो बॉडी मूवमेंट, दूसरा शरीर की गतिविधि, ठीक है, लोकोमोशन, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करना, मतलब लोकोमोशन हटा दो, लोकोमोशन तो बॉडी मूवमेंट में आ गई, आप ये याद रख लो स्पीकिंग। अब क्या होगा जी, अब वही होगा जो आज तक होता है। मैंने कहा सेरिबेलम लिया, सेरिबेलम ये काम करता है बॉडी मूवमेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन और स्पीकिंग। हमारी मांसपेशियों में इस तरीके से आप बॉडी बुला के दिखाते हो, ये जीव, ठीक है। मैंने क्या कहा, ऐसे इस तरीके से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है, किसके कारण कॉन्ट्रैक्ट हो पा रही है, ड्यू टू आवर सेरिबेलम। ये जब आप ये हिस्सा काम नहीं करेगा तो आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट करके दिखा दोगे। दूसरा एक और चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट, आपकी चाल ढाल, आप सही सीधे चल रहे हो उसके लिए कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। और तीसरा आपका बोलना, और जिस व्यक्ति ने अल्कोहल का यूज कर रखा होगा उसकी तीनों चीजें खराब हो जाएंगी, चाल ढलन भी खराब हो जाएगी, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, रेंगते हुए सांप की तरह, ठीक है। दूसरा आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियों में संकुचन नहीं होगा, अगर उसने इस तरफ उसका हाथ हो गया तो आप उसको सीधा करोगे आप खुद ही। और तीसरा भाई बोलना, बोलने में तो वो कड़ा खतरनाक बोलता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम कौन करता है हमारे शरीर में, ब्रेन, ब्रेन का भी कौन सा, हिंड ब्रेन। और उस सब के पीछे रीजन क्या होता है, अब ये जब ये सारी चीजें प्रभावित होने लगी, ये एसीटोन कहां जमा होने लगा, हमारे लीवर पर, और लीवर के अंदर किस रूप में, फैट के रूप में, और फिर लीवर क्या हो गया, फैटी, फिर पिया जा रहा है, फिर पिया जा रहा है, लीवर फैटी हो गया, डेस्ट्रॉय हो गया, राम नाम सत्य हो गया, कहानी खत्म हो गई। ये सिस्टम था आपका बेसिकली लीवर का। अब बात करें बाइल जूस की, अरे बोलो लीवर की बात हो गई, अरे मनोज जी कॉल कर लेना, आकाश अंकुश जी जिनको कोर्स कार्ड चाहिए वो कॉल कर लेना, कल बात कर लेना दिन में 9 बजे बाद, मैं कर लूंगा खुद आप लोगों से बात, टेंशन मत करो, जिसको कोर्स कार्ड लेना है। फिलहाल
सारे शेर व शेरनी जीएस प्लेन के क्रांतिकारी स्टूडेंट, ये वो तो इतना हो गया जी। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ओके 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 ओके, चलते हैं जी। हेडिंग डालना सारे बच्चे, बाइल जूस पित्त रस। बाइल जूस का नाम तो आपने जनरली सुना होगा। पहली लाइन ही मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारा लीवर, हमारा यकृत पूरी बॉडी में 24 घंटे बाइल जूस का सिक्रेशन करता रहता है। ठीक है जी। तो पहली लाइन मैं बहुत प्यारे शब्दों में लिख रहा हूं, हमारा लीवर 24 घंटे बाइल जूस का निर्माण करता रहता है। जब तक है दम तब तक बाइल जूस बनता रहेगा, मरते दम तक। अब सबसे आसान क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर ये बताओ, ठीक है ठीक है, अरे सुनो सुनो सारे बच्चे सुनो जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सर जी कई बार का अगर डाउट था कि ये बताओ बाइल जूस में एंजाइम पाया जावे ना जी, को ना पाया जावे। तो दूसरा डाउट ये दूर हुआ, नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम नहीं होता। एंजाइम तो मिलता ही नहीं है, तो फिर क्या होता है सर जी? इसमें इसमें आयंस मिलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट्स। अब इसमें क्या क्या मिलेंगे आप लोगों को मैं लिखना चाहूं, आपके बाइल जूस में जैसे आयंस मिलते हैं, आयंस कौन कौन से मिलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। भाई अब ये आयंस मिलते हैं तो जनाब ये भी बता दो सर ये काम क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन इन गॉल ब्लैडर। बोले तो वसा का पित्ताशय में तोड़ना। पित्ताशय में जो वसा का इमल्सिफिकेशन तोड़ना बोले तो पाइसीकरण। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पाइसीकरण। तो इनका काम क्या होता है? सोडियम ग्लाइकोलेट हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, ये इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं जी। सर आप डाटा कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? हो गए जी, हो गए, सब कुछ हो गए। कर रही हूं मैं, अच्छी बात है, नकल करो जी करो। इतनी गर्मी नहीं चाहिए भाई, गर्मी होगी तो वसा टूटेगी। आयंस मिलते हैं, आयंस मिलने के अलावा विटामिन का स्टोरेज भी रहता है। विटामिन कौन कौन से? विटामिन के, ई, डी, ए, B12, ये विटामिन भी स्टोर रहते हैं कहाँ? हमारे लीवर के अंदर। छापो जी छापो। यहाँ आपको पता है लीवर का नाम है बाइल जूस। जो बाइल जूस होता है ना, ये स्टोर कहाँ रहता है? क्वेश्चन ये भी आ जाता है। तो आप लोगों को जनरली वैसे तो पता रखा है, तो आप लोग और भी याद रखोगे, बट स्टोर कहाँ रहता है अभी आगे पढ़ेंगे। कहाँ? गॉल ब्लैडर में। ये लाइन छाप लो, माइंड में बार बार आएगी क्वेश्चन दिमाग में और आप गलत करके आ जाओगे। कोई एंजाइम नहीं पाया जाता तो कलर कैसा होता है? कलर आप लोग याद रख सकते हो, येलो टू ग्रीन। ये छापो। अब हम बात कर रहे थे पिगमेंट की, अब चल रहे हैं आगे वर्ण की बात करते हैं। लगभग 0.6% पाए जाते कहाँ? हमारे बाइल जूस में।
दो तरह के पिगमेंट मिलते हैं। ये क्वेश्चन आया है, आएगा, आता रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा है इंटरेस्टिंग। सर आपसे बात करनी कर लेना, फिलहाल ध्यान दो इस क्लास के ऊपर। मैंने कहा जी एक होता है बिलीरुबिन, और एक होता है बिलीवर्डिन। मैंने कहा पिगमेंट की बात करें, दो तरह के पिगमेंट होंगे, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये दो तरह के वर्णक हमारे लीवर में पाए जाते हैं। और जनाब लीवर के अंदर किसके अंदर मिलेंगे? बाइल जूस के अंदर। ये याद रख लेना, बाइल जूस। और इसका बिलीरुबिन का काम कैसा रंग देना? येलो, बोले तो पीला रंग। किसको? मल को, प्लाज्मा को। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिलीवर्डिन? ये कैसा? ग्रीन रंग, हरा रंग। ठीक है, ये हरा रंग देता है किसको? बाइल जूस को हरा यही बनाता है। ठीक है बेटा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये जो पिगमेंट है ये मिलता है, येलो रंग देता है, ये ऐसा रंग देता है, हरा रंग। ठीक है, अब ध्यान दो। अब किसी व्यक्ति को शरीर में सिस्टिक डक्ट के अंदर ब्लॉकेज आ जाए तो एक बीमारी का नाम सुना होगा, जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पीलिया। इसका मतलब क्या होता है? लीवर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया रंग, पीलिया रंग की जगह रोग लिख दो। ठीक है, तो जॉन्डिस जो होता है ना उसमें इसकी येलोइश मात्रा बढ़ जाती है। और येलोइश फिर इसमें तो ऐसा तो नहीं होता हरा रंग डाला मार डाला, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जी। बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। अब लास्ट एंडेमिक स्टेज पे चलते हैं। वैसे आप लोगों से पूछा जाए कि सर बाइल जूस करेगा क्या? फैट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे HCl को न्यूट्रलाइज करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बाइल जूस का काम, फैट को एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना। दूसरा HCl को न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, ये छापो, न्यूट्रलाइज करना, उदासीकरण। हिंदी वाले भी देख लो, तुमको दिक्कत ना हो। उदासीकरण। ठीक है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कोटा साफ करना, इसके अंदर गॉल ब्लेडर। कुछ याद नहीं रखना, सारी चीजें इसकी समझा दी है मैंने पहले भी। पित्ताशय में बस इतना सा याद रख लो, गॉल ब्लेडर में ये है। ये क्या करता है? स्टोर करता है किसको? बाइल जूस को। अब इनमें बाइल जूस स्टोर होता है तो बाइल जूस क्या करेगा भाई? कुछ तो करेगा। जो हम खाना खाते हैं उस खाने में जो फैट होती है उस फैट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब तोड़ेगा। तोड़ेगा किसमें? फैटी एसिड को ड्रॉपलेट्स के रूप में। जो फैट होती है उसको ड्रॉपलेट्स में तोड़ना। ठीक है जी, और वो तोड़ेगा कौन? वो तोड़ेगा आपका पित्त रस।
बोले तो बाइल जूस। अब ये आपकी क्या थी बेटा, ये फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। इनको कुछ इस तरीके से ड्रॉपलेट्स के रूप में तोड़ने का काम कौन कर रहा था, गॉल ब्लैडर के अंदर होता था, ये कर रहा था बाइल जूस। और इसी प्रोसेस को हम पाइसीकरण कहते हैं, हिंदी में बोले तो इमल्सिफिकेशन। क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो ये हमारे गॉल ब्लैडर में होती है। क्वेश्चन पूछ ले थार से एग्जामिनर, ये कहे, अरे रुक जाओ सुनो, अरे सुन लो सारे बच्चे सुनो, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, रे ये नहीं, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा दोस्तों, हम सफर चुनना चुनने, ये ध्यान दो, पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हो। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, सपोज करो थारा गॉल ब्लैडर हटा दिया, मैंने कहा कि आपका पिता से हटा दिया, तो आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछ लिया, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं, छापते रहना। क्वेश्चन ये है, गॉल ब्लैडर हटाने पर, ये लो सपोज करो तुम्हारा गॉल ब्लैडर हटा दिया, तो गॉल ब्लैडर हटाने पर फैट का डाइजेशन खत्म, तो वसा की मात्रा बढ़ जाएगी, और जो गृहिणी है वो जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, उसमें क्या हो जाएगी, अम्लता, एसिडिटी। गृहिणी जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, ठीक है, हटाने पर वसा का पाचन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वसा की मात्रा बढ़ जाती है, और जो आपकी ड्यूडेनम थी, ठीक है सनाब, ये कर सकते हो नहीं कर सकते, तो चलें, चलें जी, आज के लिए इतना ही।